नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने एक और बहुत ही कमाल की कहानी लेकर के हाजिर हो चुका हूं। साथियों, आज की कहानी मेरी एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की है। हमने 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक साथ साथ पढ़ाई की थी और उसका नाम है हितेशी। हालांकि इसके बाद 10th क्लास की पढ़ाई करने के लिए वो दूसरे शहर में चले गई थी और मैं दूसरी स्कूल में चला गया था और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए तो वो अब और कहीं ज़्यादा दूर एक बड़े शहर में चली गई थी और मैंने तो खैर उसी शहर में रहकर अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। और अब जाकर यानी करीब आज 10-12 साल के बाद मेरी हितैषी से दोबारा मुलाकात हुई है। पहले तो हमने आपस में खूब बातें की और बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछ लिया कि आजकल तुम क्या करते हो। तो मैंने बता दिया कि भाई तुम भी ज़रा YouTube पे सर्च करो, मिस्टर एक्स आपको वहीं दिख जाएगा। तो उसने कहा कि ये तो वाकई में तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो उसने अपने साथ हुए एक वाकये को भी फिर मेरे साथ शेयर किया। वैसे स्कूल में मैं और हितैषी काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं, हालांकि पहले हमारी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी। एक बार की बात मुझे अभी भी याद है कि जब हम 7th क्लास में थे तो क्लासरूम के अंदर किसी बात को लेकर हम लड़कों और लड़कियों के बीच झगड़ा हो गया था और उस समय हितैषी से मेरा बोलचाल भी नहीं था। मैं क्लास के आखिर के एक कोने में बैठता था और वो आगे की बेंच पर बैठा करती थी। अब उस समय लड़ाई के अंदर लड़कों की ओर से मैं भी शामिल था तो लड़कियों की ओर से वह भी शामिल थी। तो उस लड़ाई में हितैषी ने मेरे गाल के ऊपर एक भयंकर चांटा मारा था और शायद इसी बहाने पहली उसने मेरे को छुआ भी था। अब क्योंकि शरीर से वो थोड़ी भारी है तो उसका चांटा जैसे ही मेरे गाल पर पड़ा मेरे कानों में सीटी सी गूंजने लगी। अब उस समय हम सभी बच्चे ही थे तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, तो मैंने भी एक्शन का तुरंत रिएक्शन करते हुए हाथों हाथ उसके चेहरे पर एक भयानक चांटा धर दिया था। मेरा चांटा इतनी ज़ोर से उसको लगा था कि उसकी आंखों पर लगा हुआ चश्मा भी नीचे गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसके बाद लगभग 1 साल तक हम दोनों की नज़रें भी नहीं मिलती थी। फिर जब हम 8th क्लास में आए तो हल्का फुल्का बोल चाल शुरू हुआ, लेकिन फिर जब हम 9th क्लास में आए तो फिर हमारी ये दुश्मनी एक अच्छी दोस्ती में तब्दील हो गई। खैर दोस्तों, ये तो पुरानी बातें हैं, इनको कुदेरने से अब क्या ही फायदा होगा। खैर, आप सोच रहे होंगे कि यार कहाँ तो हम कहानी सुनने के लिए आए थे और कहाँ ये अपनी बकवास सुना रहा है। तो देखो, बचपन की स्कूल की यादें ही कुछ ऐसी होती हैं कि एक बार अगर उनमें खो जाए तो सोचते हैं कि काश वो वक्त दोबारा आ जाए। खैर, आपके साथ भी आपकी स्कूल में बचपन में ऐसी कई कहानियां हुई होंगी। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर अपनी कहानी सुनाई, वैसे ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे आपके बचपन की कहानी बता सकते हैं। तो चलिए अब आज की कहानी पर वापस आते हैं। अब ये पूरी कहानी मुझे हितैषी ने ही सुनाई है, तो मैं चाहूँगा कि अब आप आगे की पूरी कहानी हितैषी के पर्सपेक्टिव से ही सुने। नमस्कार साथियों, मैं हूँ हितैषी और जैसा कि मिस्टर एक्स ने आपके साथ बहुत सारी हमारे बचपन की यादें शेयर की हैं और क्योंकि इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये आज की स्टोरी में कुछ पुरानी बातें भी शेयर करने वाला है, और मैं मिस्टर एक्स को थैंक यू भी कहूँगी कि उसने मेरी कहानी को भी आपको सुनाया। मैं घर में बोर हो रही थी, मेरे कॉलेज की भी छुट्टी चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु घूमने जाने का सोचा और अपने दोनों दोस्तों को फ़ोन किया और कैफ़े में मिलने के लिए बुलाया और मैं खुद भी कैफ़े चली गई। मैं जब कैफ़े पहुंची तो गौरव और यश वहां पहले से ही बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं वहां जाकर बैठ गई और थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद यश से बोली, क्यों ना हम लोग इन छुट्टियों में बेंगलुरु घूमने चले। यश ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, पर जाएंगे कब। मैंने कहा, क्यों ना कल सुबह ही चले। गौरव ने कहा, पर जाएंगे कैसे। मैंने कहा, गौरव तुम्हारी कार कब काम आएगी। गौरव याद करते हुए कहता है, हाँ यार मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास कार भी है। मैंने दोनों को कहा, तो कल हम लोग गौरव की कार से बेंगलुरु जा रहे हैं। हम तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं
और घर पहुंचकर अपना सामान पैक करने लगते हैं। हम सभी के घर वालों ने भी इजाजत दे दी थी। शाम को मैं जल्दी खाना खाकर सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठकर जाना जो था। अगले दिन हम तीनों सुबह जल्दी उठकर बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। लगभग 7 घंटों में हम मैसूर से बेंगलुरु पहुंच जाते हैं और वहां एक अच्छे से होटल में अपने 2 दिन के ट्रिप के लिए रूम बुक करते हैं। हम तीनों बहुत थक गए थे, तो अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर में हमारा खाना आता है और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन हम तीनों तैयार होकर बेंगलुरु घूमने के लिए निकल जाते हैं। हम सबसे पहले बैंगलोर पैलेस घूमने जाने वाले थे, तो हम होटल से निकलते हैं और कुछ देर बाद बैंगलोर पैलेस पहुंच जाते हैं। यह पैलेस शहर के बीचों बीच स्थित पैलेस गार्डन में स्थित है। इस पैलेस को बनाने में लगभग 80 वर्ष का समय लगा था। इसका आंतरिक भाग खूबसूरत नक्काशियों से सजाया गया है, जिसमें ज्यादातर लकड़ी का प्रयोग किया गया है। बैंगलोर पैलेस से निकलकर हम कुछ देर में लाल बाग बोटेनिकल गार्डन पहुंच जाते हैं। वहां बहुत तरीके के सुंदर सुंदर फूल थे। वहां हमने खूब मस्ती की। ये बाग करीब 240 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। यहाँ वनस्पतियों की लगभग 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं। लाल बाग के बीचों बीच एक बड़ा ग्लास हाउस है, जहां वर्ष में 2 बार जनवरी और अगस्त में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। पूरा पैलेस घूमने में हमें लगभग 2 घंटे लग गए। फिर हम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां हमने अपने लिए लंच ऑर्डर किया। जब तक खाना नहीं आया तो हम आपस में बात करने लगे और कुछ देर में खाना आ जाता है तो हम अपना अपना खाना खाने लगते हैं। कुछ देर में हम तीनों ने अपना खाना खत्म किया और फिर से घूमने के लिए निकल गए। रेस्टोरेंट से निकलकर हम नंदी टेम्पल घूमने जाने वाले थे। कुछ ही देर में हम नंदी टेम्पल पहुंच जाते हैं। हमने मंदिर में दर्शन किए और मंदिर घूमने लगते हैं। वह मंदिर बहुत सुंदर और बड़ा था। इस मंदिर में पवित्र बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है। कहा जाता है कि यहाँ आए भक्तों की गुहार नंदी खुद भगवान शिव तक पहुँचाते हैं। हम इस मंदिर में लगभग 1 घंटे रुकते हैं। मुझे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब सूरज भी ढल चुका था और हम बहुत थक भी गए थे, तो होटल वापस आ जाते हैं। मैं अपने कमरे में जाती हूँ और फ्रेश होकर आराम करने लगती हूँ। फिर रात को हम तीनों अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। जब तक खाना नहीं आता तब तक हम साथ में टीवी देखने लगते हैं। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और हम तीनों ही खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन हम तीनों तैयार होकर होटल से चेक आउट करके घूमने के लिए निकल जाते हैं। आज हम टीपू सुल्तान समर पैलेस घूमने जाने वाले थे। कुछ देर में हम टीपू सुल्तान समर पैलेस पहुंच जाते हैं। यह पैलेस बहुत बड़ा और सुंदर था। इस पैलेस में टीपू सुल्तान गर्मियों के मौसम में रहने आते थे। इसका निर्माण 1971 में हुआ था। हम पूरा पैलेस घूम घूम कर देख रहे थे। पूरा पैलेस घूमने में हमें पूरे 2 घंटे लग गए। वहां से निकलकर हम इस्कॉन टेम्पल बैंगलोर घूमने जाने वाले थे। कुछ देर बाद हम उस जगह पहुंच जाते हैं। वो टेम्पल काफी सुंदर और सुकूनदायक था, तो हम कुछ देर वहीं बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। यह मंदिर बैंगलोर के प्रमुख तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। पूरे विश्व में कई इस्कॉन मंदिर है, पर बैंगलोर का इस्कॉन मंदिर सबसे बड़ा माना जाता है। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है उसे हरे कृष्णा हिल कहा जाता है। मैं घूम घूम कर थक गई थी और मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। वहीं गौरव और यश को भी भूख लगने लगी थी, तो हम पास के एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चले जाते हैं। वहां अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। जब तक खाना नहीं आता हम आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ ही देर में खाना आ जाता है तो खाना खाने लगते हैं। कुछ ही देर में हम लोगों ने अपना खाना खा लिया था। अब हम बेंगलोर से मैसूर अपने घर लौटने लगे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20-30 किलोमीटर चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार यश, कैसे गाड़ी चला रहा है, आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। यश बोला, ले तू चला ले, आज चला अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है, चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। यश ने कहा,
पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में मैंने गाड़ी रोक दी। फिर हम तीनों ने गाड़ी से उतर कर देखा तो इंजन गर्म हो चुका था, बोनट से धुआं बाहर आ रहा था। गौरव ने कहा, रुको, मैं अभी आया 5 मिनट में। वहीं मैं और यश बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी गौरव ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडी करो गाड़ी को। गौरव की आवाज बैठी हुई और भराई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था, तब से उसकी आवाज बैठी हुई भराई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज सुनने की। फिर भी उस समय उसकी आवाज सुनकर यश कुछ कांप सा गया। हमने इंजन को ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। यश ने गाड़ी की चाबी मेरे को पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। खैर, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नजर पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने कहा, ओए गौरव, पेट्रोल खत्म होने वाला है। इतने से पेट्रोल में हम मैसूर कैसे पहुंचेंगे? गौरव ने कहा, अरे पहुंच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंधेरी रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाकर के हाईवे 2 हिस्से में बंट गया। मैंने यश से पूछा, कौन सा रास्ता पकड़ना है? गौरव ने कहा, वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ होगी, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट से चलते हैं। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है इधर से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। यश हंसने लगा और बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरती हो? गौरव है ना अपने साथ, इसकी आवाज से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डरकर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाएं पास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मारकर रुक गई। यश बोला, अब क्या हुआ, आराम से चलाना। मैंने कहा, होना क्या है, पेट्रोल खत्म हो गया है। ये गौरव के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना गाड़ी में, ऐसे ही ले आया होगा। गौरव अपनी बैठी हुई भराई सी आवाज में बोला, अरे देर हो रही थी, इसीलिए जैसी थी वैसी ही ले आया। अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिला जाए तो अच्छा है। अब हम में से बारी बारी एक लोग स्टीयरिंग सीट पर बैठता और बाकी दोनों लोग गाड़ी को धक्का लगाते। ऐसे ही चलते चलते मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है। वहीं से बगल में एक संकरा सा रास्ता दे रखा है, जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हमारी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा हो और हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पेड़ पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम तीनों सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और मेरे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीर पर पड़ी और अब मुझे समझ आ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया था। भगवान की तस्वीर रख दी थी, शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। वही पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे। शायद यहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ी और आगे बढ़े तो वहां हमें एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क पर सिर्फ हम तीनों दोस्त, पूस की ठंडी रात में भी मेरे पीछे छूट रहे थे। यहाँ पर भी हर जगह वही अक्षर आकृतियां बनी हुई थी। और एक बात, काफी देर से मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था।
पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफी दूर आ चुके थे। लगभग 4-5 किलोमीटर गाड़ी को धक्का लगाने के बाद हम तीनों बहुत थक चुके थे। मैंने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी। पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कंपी नहीं रुक रही थी। तभी गौरव बोला, चलो बाहर अलाव जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफी हो चुकी थी, करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठी की और अलाव जलाया। यश ने अपने लाइटर से 3-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे। और फिर हम तीनों ने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई दीवार थी। उसका दरवाजा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दीवार पर वही की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने यश को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना जरा। यश वहां की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना 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 ब। फिर बोला, अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी। ठंड का आभास खत्म हो चुका था। हमने काफी लकड़ियां जोड़ ली थी जलाने के लिए, इससे आग काफी तेज थी। हम लोग बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो इनसे पूछती हूँ। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, चुड़ैल क्या होती हैं? बता सकता है तुम में से कोई क्या होती है यह चुड़ैल? दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया हो। फिर गौरव बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रही थी, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहती हैं। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो यहां प्रकट हो जाएगी? डर तो अब तुम लोग रहे हो, गौरव बोला। सुनो मैं बताता हूं चुड़ैल के बारे में। मैंने बहुत सुना है चुड़ैल के बारे में। और वो अपनी भराई हुई डरावनी सी आवाज में सुनाने लगा चुड़ैल के किस्से। तभी यश बोला, अच्छा पहले ये बता कि ये चुड़ैल पैदा होती हैं या बाद में बनती है? गौरव ने बताया, देखो चुड़ैल कभी भी पैदा नहीं होती हैं, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती हैं। मैंने पूछा, कैसे? गौरव बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा से अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती हैं। उनके पैर उल्टे होते हैं, उसके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे से बिखरे हुए, ठोड़ी नुकीली लंबी सी होती हैं, चेहरे पर झुर्रियां छाई रहती हैं। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी। ये किसी की भी आवाज निकालकर तुम्हें बहला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती हैं, फिर तुम्हारे किसी चहेते की आवाज में इस तरह पुकारती है कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो, और तुम झट से दरवाजा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती हैं और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती हैं। इतने में यश बोला कि डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है, तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज है? गौरव बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो जैसा मैंने बताया कि मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र, काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह पर एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी तुमने, क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले से ही मरी हुई होती है। मैंने पूछा, तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता है? यश बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया जाए तो चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर गौरव ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा। वो किस्सा नालेबा का है। मुझे मेरी दादी माँ ऐसा बताती थी। तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा।
ये नालेबा क्या बला है? यश बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। मैंने बड़े उत्साह से कहा कि फिर तो मुझे जरूर सुनाओ। यश बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनने वाले हो, जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? गौरव बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है, और फिर मेरी कहानी तो उसके उलट है एकदम। मैंने कहा, उलट? वो कैसे? गौरव बोला, सुनोगे तो पता चलेगा ना तुम्हें, पहले सुन तो लो। गौरव बताना शुरू करता है, ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और थोड़ी दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? गौरव ने आगे बताना शुरू किया, नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था, और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। यश बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? गौरव बोला, क्योंकि मुर्दों को दो हिस्सों में रखा जाता था। एक हिस्से को बरगद के पेड़ के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे हिस्से को कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है। ये मैंने बताया था अभी, बस इसलिए इनकी खाने की व्यवस्था वही कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए। यदि कोई इन्हें देख भी ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी। इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा इसलिए लिखा गया ताकि कोई गलती से अंदर न चला जाए। यश ने उत्सुकता से पूछा, और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उसको? गौरव बोला, एक साथ इतने सारे प्रश्न, सबका जवाब देता हूं। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहां भेड़ बकरियां बांधकर चला आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती थी क्या? गौरव बोला, हाँ हितैषी, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती है, इसलिए वो रात में ही बाहर आती हैं। यश ने पूछा, अच्छा, एक बात समझ नहीं आई कि ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा, फिर क्या जरूरत आ गई? इस पर गौरव ने जवाब दिया कि भी गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये गांव मुख्य सड़क के साथ ही है, बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से वहां रुके नहीं, ये लिखना जरूरी था। मैंने उत्सुकता से पूछा, और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? गौरव ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज्यादा दूर नहीं आ पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। यश ने गौरव को बीच में रोकते हुए पूछा, अच्छा, ये जो चुड़ैल होती हैं, ये किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती हैं, कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती है? गौरव कुछ कहता, उससे पहले मैं तपाक से बोली, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं कि बहुत ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। मैंने यश को जवाब दिया और गौरव को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, वो अलग से वहां कब्रिस्तान किस लिए था? गौरव बोला, वो सामान्य लोगों के लिए था, जो चुड़ैल नहीं होती थी उसको वहां दफनाया जाता था। यश ने कहा, वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? गौरव बोला, सारी कहानी उसी की तो है।
वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपने भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक पल के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता था तो वो खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती थी। जब तक वो मिल नहीं जाता कुछ खाती पीती भी नहीं थी। पूरा दिन घर में काम करती थी और शाम को अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेली ही सारा काम करती थी। फिर भी उसके घर वाले उसे ताना मारा करते थे। वो कुछ न कहती थी, चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती थी। वो बहुत परेशान थी। भोली ही एकमात्र सहारा थी उसका। उसी से अपने सुख दुख को बतला लेती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी। शाम का समय था, सूरज छिप चुका था। भोली भी उसके साथ ही थी। अचानक भोली उसके हाथों में से कूदकर भाग गई। वो भी भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। वो स्त्री घबरा गई और वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नजर नाले बां पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, भोली भोली, पर वो बाहर नहीं आई। वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते होठों से आवाज लगाई, भोली भोली, और अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। बिखरे हुए बाल थे उसके। चारों ओर खून बह रहा था। वो वहां जमीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज कब्रिस्तान में गूंज रही थी। वह स्त्री उसको देखकर बहुत ज्यादा सहम गई थी। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। वो डर से थर थर कांप रही थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज लगा दी, भोली भोली। उसकी आवाज सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली महिला ने चबाते चबाते वही बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए उसकी ओर अपना पूरा सर घुमा दिया। अब वह उस स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथ में थी भोली जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी भोली को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया। वो स्त्री दूर जाकर जोर से जमीन पर जा गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जैसे ही उस स्त्री को इसका आभास हुआ उसने भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए और अब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया था। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो चुकी थी क्योंकि अब वो कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी। गांव में भी प्रवेश कर सकती थी क्योंकि उसे अब पूरा शरीर मिल चुका था चलने फिरने के लिए। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता चला गया और उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया था और उस चुड़ैल की शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी थी। आलम यह था कि जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती आवाज लगाती। जो भी पुरुष दरवाजा खोलता वो उसको अपने साथ लेकर हवा बनकर गायब हो जाती थी। धीरे धीरे गांव में पुरुष की संख्या कम होने लगी थी। फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश की और इसका उनको वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था, और वह उपाय था कि सबने अपने दरवाजों पर लाल रंग की स्याही से लिख दिया था, नालेबा अर्थात कल आना। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर पर आती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ पाती तो वह वापस चली जाती थी और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा लिखा हुआ पाती और वापस चली जाती थी। इस तरह यह क्रम चलता रहता और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते थे। परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा था। वो डरे सहमे से रहने लगे। घर के बाहर निकलना उनके लिए दूभर था। रात को उन्हें किसी भी काम के लिए बाहर जाना हो तो वह नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन शुरू कर दिया और वह गांव धीरे धीरे खाली हो गया।
कहते हैं कि वो गांव अभी भी है और वह चुड़ैल भी अभी भी है। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ चुका है। वह आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वह अपने साथ लेकर गायब हो जाती थी। अब वह चुड़ैल सिर्फ कुछ कब्रिस्तान या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर भी वह सुनसान रातों में भटकती रहती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है। वह कोई भी रूप धारण कर सकती है। वह किसी भी स्त्री का या किसी भी पुरुष का जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में लोगों को अपने पास लेकर आती हैं और उनका भक्षण करती हैं। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वह सिर्फ जानवर भेड़ बकरियों को नहीं खाती थी, बल्कि अब वह इंसानों को खाती थी। कहते हैं कि वह खंडहर हो चुका गांव, कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलोर मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया। फिर भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरता है, क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नज़दीक उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता है। गौरव के द्वारा कहानी बताते बताते ही मुझे अचानक से ठंड का एहसास होने लगा। मेरे साथ ही साथ उन दोनों को भी ठंड लगने लगी। हम तीनों का शरीर कांप रहा था। तभी मेरी नज़र अलाव पर गई। मैंने देखा कि अलाव बुझने वाला था। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यह अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियां लेकर आते हैं, ताकि ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपश ले सके। गौरव ने कहा कि मुझे मालूम है कि लकड़ियां कहाँ मिलेगी, मैं अभी लेकर आता हूँ। यह कहकर वो आगे की तरफ लकड़ियां लाने चला गया। वहीं उस दीवार की ओर जहां कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था, जिसे हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे यश भी लकड़ी लाने के लिए उसके पीछे चला दिया, तो मैं भी उसके साथ चल दी। गौरव थोड़ा तेज तेज चल रहा था, वह हम दोनों से आगे चल रहा था। मैं और यश गौरव के पीछे चल रहे थे। वह दीवार के उस तरफ चला गया लकड़ियां लेने। तभी मेरी नजर उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। अब हम उस दीवार के काफी नजदीक थे। मैंने यश को कहा, अब पढ़ो, अब समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है। यश ने थोड़ा ध्यान लगाया, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश की। उसको पढ़ते ही यश की जुबान जैसे हलक में अटक गई हो। ऐसा लगा रहा था जैसे वह कुछ बताना चाह रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने यश को झिझोका और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें? वह घबराते हुए अटकते अटकते बोला, नालेबा। और मेरी नज़र भी उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वह पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो याद आया कि अभी जब मैं गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रही थी, तो दो रास्तों में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा कुछ लिखा था। साथ में जो खंडहर हुआ वीरान गांव मिला था, वहां पर भी दरवाजों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृतियां बनी हुई थी। फिर मेरे को यह समझाने में जरा भी देर न लगी कि अब हम तीनों लोग बुरी तरह से इस गांव में फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साए में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वह चुड़ैल अपने चंगुल से उन लोगों को बचकर जाने नहीं देगी। मैं और यश गौरव को आवाज देने लगे, जल्दी निकलो यहां से, हम लोग यहां फंस चुके हैं। और यह कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला रहा था। गौरव शायद लकड़ियां ढूंढने काफी आगे निकल चुका था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि गौरव गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। वह अपने हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है और हम लोगों पर चिल्ला भी रहा है कि क्या यार, तुम दोनों लोग मुझे वहां कहां अकेला छोड़कर आ गए। गौरव ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूं। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देख लिया था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है। गाड़ी ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। वही पीछे ही पेट्रोल पंप दिख गया था मुझे, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था। और तुम लोगों को कहकर भी तो गया था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूं। फिर भी तुम लोग वहां मुझे अकेला छोड़कर चले आए।
गौरव बिना रुके एक ही सांस में बोले ही जा रहा था और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे ही जा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। गौरव बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से तुम लोगों को ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फोन भी नहीं लग रहा था, कब से पैदल चल रहा हूं, एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नजदीक आकर वहां कुछ लोगों से पूछा और गाड़ी का नंबर बताया कि इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास की तरफ गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उसने बाईपास पर जाने से मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं मरना वहां जाकर, और ये कहकर उसने मेरे को बाईपास के पास ही छोड़ दिया। तब से यहां तुम्हें ढूंढता हुआ पैदल चलकर आ रहा हूं। गौरव ने पेट्रोल का टैंक बंद किया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो, चलो बैठो गाड़ी में, घर नहीं चलना है क्या? हम दोनों स्तब्ध से गौरव की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगता हुआ हमारी ओर आया और बोला, अरे देखो दोस्तों, मैं लकड़ियां ले आया। मैंने पलट कर देखा तो गौरव लकड़ियां लेकर हमारी ओर चला आ रहा था। उसे देखते ही हम दोनों लोग थर थर कांप रहे थे, हमारे सारे दांत किटकिटा रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था यह हो क्या रहा है। इधर भी गौरव और उधर भी गौरव, कौन सही है और कौन गलत है। हम किसी माया जाल में फंस गए थे। जैसे ही लकड़ियां ले हुए गौरव मेरे नजदीक आया तो उसकी नजर हमारे साथ खड़े गौरव पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए गौरव के हाथों से लकड़ियां जमीन पर गिर गई और एक तेज हवा का झोंका आया और वो गौरव अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल के रूप में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियां और नुकीली ठुड्डी देखकर हम लोगों को समझने में जरा भी देर न लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हम लोगों को उससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, उसे बच पाना बहुत ही मुश्किल था। वो चुड़ैल हमारी ओर बढ़ने लगी और उसे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उस चुड़ैल ने हम पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा की ओर भागने लगे। फिर मेरे को यश की बताई हुई वह बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काट करके उसके बच्चे को बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए हमको कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहां से बच्चे को निकालकर दूर उस बरगद के पेड़ के नीचे दफनाना था। यह कार्य बहुत ही कठिन था। चुड़ैल हमको चारों ओर ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते छिपाते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहां हमने उस महिला की लाश को देखा। वह लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हम लोगों ने देखा कि उसके पेट वाले हिस्से पर एक छोटा सा कंकाल है। वह निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। यश ने उसे उठा लिया। उसके बच्चे को उठाते ही वह चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम लोगों पर हमले करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए और बरगद के पेड़ के पास जाकर तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया। परंतु बरगद के पेड़ पर लटक रहे कटे हुए पैर काम में बाधा बन रहे थे और वह हम लोगों को लगातार परेशान कर रही थी और वो ये काम नहीं करने दे रही थी। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए और गौरव ने फटाफट गड्ढा खोदा और यश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख सुनाई दी और मैंने देखा कि हवा में चारों तरफ चुड़ैलें मंडराने लगी। वह सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैल थी वह उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। अब जब बच्चे के कंकाल को दफना दिया था तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस कारण से सभी चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल चुकी थी। लेकिन अब बचना हम लोगों के लिए और भी मुश्किल लगने लगा था। हम तीनों को काफी चोटें आ चुकी थी और लहूलुहान हो चुके थे। अब तो सिर्फ वहां से भागकर ही जान बचाई जा सकती थी।
परंतु भागे भी तो कैसे, क्या तरीका हो सकता है वहां से भागने का। थोड़ी देर बाद मेरे को कुछ सूझा कि लहूलुहान तो पहले से ही हो चुके थे और अब मैं नहीं चाहती थी हमारा और खून बहे और इन चुड़ैलों का भोजन बन जाए। वही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से गाड़ी के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हीं आकृतियों को बना दिया जिसका अर्थ होता है नालेबा। गौरव ने गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग उसमें बैठकर वहां से भाग निकले। चुड़ैलें हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वो चुड़ैलें वहीं रुक गई और हम वहां से सही सलामत वापस अपने घर पहुंच गए। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और जैसा हितैषी ने मेरे साथ शेयर किया था वैसी कहानी मैंने आपको सुनाई है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि स्टोरी काफ़ी रियल थी और काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें भी इसमें जानने को मिली है। हालांकि ऐसे काफ़ी कम लोग हैं जो सबसे आखिर तक कहानी को सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कहानी को अब तक सुन रहे हैं तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से विनती है कि भाई इस रिश्ते को और मजबूत बनाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाओ। खैर, मैं नेक्स्ट स्टोरी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।